में हम सीखेंगे कि किसी दिए गए सर्कल के लिए एक साइक्लॉइड कैसे बनाया जाता है। यहाँ ड्रॉ करने के निर्देश दिए गए हैं। Draw a cycloid for a circle of diameter 50 mm for one complete revolution. Also, draw a tangent and a normal to the cycloid curve at a point 35 mm above the baseline. सबसे पहले हम साइक्लॉइड ड्रॉ करेंगे, फिर हम बेसलाइन से 0.35 मिलीमीटर पर कर्व के लिए टैंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आइए पहले समझते हैं कि सर्कल के साइक्लॉइड का वास्तव में क्या अर्थ है। साइक्लॉइड एक कर्व है जो सर्कल की परिधि पर पॉइंट द्वारा लिया गया रास्ता है, जब यह सीधी लाइन के साथ लुढ़कता है। इस वीडियो में हमारा लक्ष्य यह समझना है कि इस साइक्लॉइड कर्व को कैसे खींचना है। निर्देश में यह दिया गया है कि सर्कल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। एक 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक सर्कल को कंसिडर करें। एक पूर्ण चक्कर में सर्कल द्वारा तय किया गया रास्ता उसकी परिधि के बराबर होगा। सर्कल की परिधि डायमीटर गुना पाई द्वारा दी गई है, जो 157 मिलीमीटर के बराबर है, या आप 15.7 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अतः यह दूरी 15.7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल खींचेंगे। इसके बाद हम इस सर्कल पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर खींचेंगे। साइक्लॉइड को खींचने के लिए हमें इस सर्कल को 12 बराबर भागों में बांटना होगा। हम जितने अधिक भाग खींचेंगे कर्व उतना ही स्मूथ होगा, लेकिन साइक्लॉइड को खींचने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। इसलिए हम इस सर्कल को केवल 12 भागों में बांटेंगे। 12 बराबर भाग प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि पूर्ण सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। इसलिए हम 360 डिग्रीज को 12 से भाग देंगे, जो 30 डिग्री देता है। इसलिए प्रत्येक सेक्टर 30 डिग्री के 12 होंगे। प्रोट्रैक्टर की सहायता से इस सर्कल को 12 बराबर भागों में बांट लें। 30 डिग्रीज, नेक्स्ट 60 डिग्रीज, नेक्स्ट 90 डिग्रीज, इस तरह से 30 डिग्रीज से बढ़ते रहें। इसके बाद स्केल का उपयोग करते हुए और इस पॉइंट को रेफरेंस के रूप में लेते हुए सर्कल की परिधि से सेंटर तक की लाइन खींचें और इसे सर्कल की परिधि के दूसरी ओर बढ़ा दें। इसी तरह सभी पॉइंट्स के लिए करें। जो कि हम सर्कल को 12 बराबर भागों में बांटते हैं। इसके बाद हम इस सर्कल की परिधि पर पॉइंट्स को मार्क करेंगे। 1, 2, 3 और इसी तरह 12 तक। हमें एक इनिशियल पॉइंट को मार्क करने की आवश्यकता है। यह पॉइंट P होगा, जिसका रास्ता हम ट्रेस करेंगे। इस P पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ाइए। यह लाइन हमारी बेस लाइन होगी, जिसकी लंबाई 15.7 सेंटीमीटर के बराबर होगी, जो कि सर्कल की परिधि के बराबर है। जैसे ही सर्कल इस बेसलाइन पर लुढ़कता है, सभी पॉइंट इस बेसलाइन के ऊपर समान दूरी पर आ जाएंगे। इसलिए हमें इन सभी पॉइंट्स को इस लाइन पर मार्क करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें इस बेसलाइन को 12 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हम या तो इस 15.7 सेंटीमीटर को 12 में विभाजित कर सकते हैं और जो भी मूल्य हमें मिलता है उसके अनुसार पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं, या आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं जो आमतौर पर लाइंस को समान भागों में विभाजित करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग की जाती है। इस विधि में हम इस प्रकार एक एंगल पर एक लाइन खींचते हैं। फिर हम कुछ दूरी लेते हैं और इस लाइन को आवश्यक भागों में काटते हैं। इसके बाद हमें इस पॉइंट को बेसलाइन पर इस एंड पॉइंट के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। रोलर स्केल का उपयोग करके ऐसा करें। इसके बाद रोलर स्केल को स्थानांतरित करें और इनमें से प्रत्येक पॉइंट से लाइंस खींचें, जैसा कि दिखाया गया है। इसके बाद इन पॉइंट्स को मार्क करके लेबल करें। 1, 2, 3, और इसी तरह 12 तक। लाइन को किसी भी संख्या में बराबर भागों में विभाजित करने की यह सरल विधि है, जो कि हमें बेसलाइन पर सभी आवश्यक पॉइंट्स मिले हैं। जैसे ही सर्कल इस लाइन पर लुढ़कता है, हम देख सकते हैं कि इस सर्कल के सेंटर की लोकेशन भी बदल जाती है। इसलिए जैसा कि दिखाया गया है, हम सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम इस लाइन पर सेंटर्स को मार्क करेंगे, जैसे C1, C2, C3 और इसी तरह C12 तक। इस लाइन को खींचने के लिए एक रोलर स्केल लें और इस बेसलाइन को रेफरेंस के रूप में लें और रोलर स्केल को सेंटर तक ले जाएं और एक लाइन खींचें। इस लाइन की लंबाई बेसलाइन के बराबर होगी।
साथ ही दिखाए गए अनुसार वर्टिकल एंड लाइन खींचें। जैसे ही सर्कल इस लाइन पर लुढ़कता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नए सेंटर्स आ जाएंगे। इन सेंटर्स को मार्क करने के लिए रोलर स्केल लें, इस वर्टिकल लाइन को अलाइन करके और 1 डैश पॉइंट को रेफरेंस के रूप में उपयोग करके वर्टिकल लाइन खींचें। इसके बाद 2 डैश पर एक लाइन खींचें। इसी तरह 12 डैश तक लाइंस खींचें। इसके बाद सेंटर्स को C1, C2, C3 और इसी तरह C12 तक लेबल करें। इसके बाद हमें इनमें से प्रत्येक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी होंगी। रोलर स्केल लें, इस सेंटर लाइन का उपयोग रोलर स्केल के रेफरेंस के रूप में करें। यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य सर्कल के लुढ़कते समय इस पॉइंट से ट्रेस किए गए रास्ते को मार्क करना है। रास्ते को मार्क करने के लिए हमें इनमें से प्रत्येक हॉरिजॉन्टल लाइंस पर पॉइंट P के स्थान को मार्क करना होगा। जैसे ही सर्कल लुढ़कता है, यह P पॉइंट यहाँ आ जाता है। हम देख सकते हैं कि सेंटर से पॉइंट P की दूरी स्थिर है। वह सर्कल का रेडियस है। इस P पॉइंट को मार्क करने के लिए एक कंपास लें, इसकी लंबाई को इस सर्कल के रेडियस में एडजस्ट करें और सेंटर के रूप में C1 का उपयोग करते हुए लाइन 11-1 पर एक आर्क काट लें। अगला, जैसे ही सर्कल C2 पर लुढ़कता है, पॉइंट P यहाँ होगा, इस लाइन पर आर्क को काटें। अगला, जैसे ही सर्कल C3 में लुढ़कता है, पॉइंट P यहाँ होगा, इस लाइन पर आर्क को काटें। इसी तरह प्रत्येक सेंटर पॉइंट का उपयोग करते हुए दिखाए गए अनुसार प्रत्येक संबंधित हॉरिजॉन्टल लाइंस पर आर्क्स को काटें। हम देख सकते हैं कि वो पॉइंट P इस बेसलाइन पर वापस आएगा। अब प्रत्येक आर्क पर पॉइंट अंकित करें। यह पॉइंट P1 होगा और अगला पॉइंट P2, P3 और इसी तरह P12 तक होगा। इन सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर्व के साथ जोड़कर आवश्यक साइक्लॉइड प्राप्त करें। यह हमारा अंतिम साइक्लॉइड है। इसके बाद हमें बेसलाइन से 35 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट पर टैंजेंट और नॉर्मल खींचना होगा। तो ऐसा करने के लिए हमें बेसलाइन से 35 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट को मार्क करने की आवश्यकता है। रोलर स्केल लें, यह दूरी 35 मिलीमीटर लंबाई है। रोलर स्केल को हॉरिजॉन्टली ले जाएं और देखें कि यह पॉइंट कर्व पर कहां आएगा। तो यह इस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। यहां एक पॉइंट मार्क करें। इस पॉइंट को M के रूप में लेबल करें। इसके बाद इस सर्कल की रेडियस को कंपास पर लें और पॉइंट M को सेंटर मानकर एक चाप को हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर काटें। इस पॉइंट को X के रूप में लेबल करें। इसके बाद इस पॉइंट से बेसलाइन तक एक लंबवत लाइन खींचें। इस चौराहे पॉइंट को N के रूप में मार्क करें। इसके बाद इन पॉइंट्स N और M से होकर जाने वाली एक लाइन खींचिए। यह लाइन इस कर्व के लिए नॉर्मल लाइन होगी। इसके बाद इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें। यह लाइन इस कर्व के लिए टैंजेंट लाइन होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की है कि सर्कल का एक साइक्लॉइड कैसे बनाया जाता है। अगर आपको यह